बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कई साल पहले गुजर गए थे। बस तब से रामू गांव में एक बड़े सेठ के घर काम करने लगा। वह सेठ इसके बदले उन्हें रहने के लिए कमरा और खाना दे दिया करते थे। रामू अकेला ही उन सेठ के घर काम करता था। वह श्यामू से काम नहीं कराता था क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था, मगर श्यामू कभी कभी उसके साथ सेठ के घर चला जाता था। वे सेठ काफी भले इंसान थे। वे कभी कभी उन दोनों से खुश होकर पहनने के लिए कपड़े और कुछ अच्छा खाने के लिए और पैसे भी दे दिया करते थे। मगर सेठ का बेटा मोहन बहुत ही चालाक था। वह रामू और श्यामू से बहुत जलता था। मोहन रामू और श्यामू की कभी कभी अपने दोस्तों के सामने बहुत बेइज्जती करता था। और एक दिन ऐसे ही वह अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठा हुआ था। वहां पर रखा पानी वह जानबूझकर नीचे गिरा देता है और रामू को आवाज लगाता है, ए नौकर रामू, जल्दी यहाँ पर आ। रामू मोहन की आवाज सुनकर वहां पर आता है। मोहन उसे वह पानी साफ करने को कहता है। रामू वह पानी साफ करके बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मोहन फिर से वही पानी गिरा देता है और दोबारा से रामू को बुलाता है, मगर इस बार रामू ने उसे पानी गिराते हुए देख लिया था। आप ऐसा जानबूझकर बार बार क्यों कर रहे हो? नौकर है तो नौकर के पजामे में रहे। मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं। तुझे यहाँ काम के लिए रखा है तो यहाँ काम कर, ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझा? मोहन गुस्से में आकर रामू को लात मार देता है और रामू दूर जाकर गिरता है। यह सब उसके पिता देख लेते हैं। वे रामू को जाकर उठाते हैं और गुस्से से मोहन की तरफ आते हैं। मोहन, तूने यह क्या किया? चल अब रामू से माफी मांग। पिताजी, मैं इस रामू से माफी क्यों मांगू? अब क्या मैं इस नौकर से माफी मांगूंगा क्या? उसके पिताजी यह सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वह गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। मोहन को अपने दोस्तों के सामने अपने पिता के हाथ से थप्पड़ खाकर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह अपना मुंह छुपाकर वहां से चला जाता है। आज तो उस रामू ने हद ही पार कर दी। मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? उसने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं उन रामू और श्यामू को नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला मैं उनसे जरूर लूंगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं उन्हें अपने घर से ही नहीं बल्कि पूरे गांव से ही बाहर निकलवा दूं। मोहन रामू और श्यामू को गांव से बाहर निकालने के बारे में सोचने लगा। तभी उसे एक सुझाव आता है। अगले ही दिन वह गांव के सरपंच की पत्नी का सोने का हार चुरा लेता है और वह हार चुराकर रामू के कमरे में छुपा देता है। उस सोने के हार से सरपंच की पत्नी का बहुत लगाव था। जब सरपंच की पत्नी अलमारी में अपना हार देखती है तो उसे वह हार वहां नहीं दिखता। यह देखकर सरपंच की पत्नी के होश उड़ जाते हैं और वह रोते हुए चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हार किसने चुरा लिया? सरपंच अपनी पत्नी की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच की पत्नी उसे जब ये बात बताती है तो सरपंच गुस्से में आ जाता है। किसी की इतनी मजाल कि सरपंच के घर में चोरी करे? अगर वो चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि सरपंच के घर में किसी ने उसकी पत्नी का हार चुरा लिया। सही समय देखते ही मोहन सरपंच के पास पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, मैंने सुना है कि आपकी पत्नी का हार चोरी हो गया है। वो हार दिखने में कैसा था? वो सोने का हार था और मेरी पत्नी को उस हार से बहुत लगाव था। अच्छा, जैसा सोने का हार आप बता रहे हो, बिल्कुल वैसा ही हार मैंने रामू के कमरे पर देखा था। मुझे तो लगता है उस रामू ने ही आपकी पत्नी का हार चुराया है। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूं। अगर यकीन नहीं होता तो चलिए मेरे साथ। सरपंच गांव के आदमियों के साथ सेठ के घर रामू के कमरे में जाता है। वह गांव के आदमियों के साथ कमरे की तलाशी लेने लगता है। वह सोने का हार उन्हें तलाशी करते हुए मिल जाता है। तेरी इतनी मजाल कि तू सरपंच के घर में चोरी करेगा? नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की है। आज इन्होंने आपके घर में चोरी की है, कल हमारे घर पर करेंगे।
हम ऐसे चोरों को अपने गांव में नहीं रख सकते। इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। सरपंच को भी ये बात सही लगती है। सेठ रामू और शामू के कमरे के बाहर भीड़ लगी देखते हैं तो वे वहां जाते हैं। वहां जाकर उन्हें सारी बात पता चल जाती है, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रामू और शामू ऐसा कर सकते हैं। वे उन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर गांव वाले और सरपंच के सामने सेठ की एक नहीं चली, क्योंकि सारे सबूत रामू और शामू के खिलाफ थे। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा इस गांव में नजर भी मत आ जाना। गांव वाले रामू और शामू को गांव से बाहर निकाल देते हैं। रामू को पता था कि यह काम जरूर सेठ के बेटे मोहन की ही करतूत है, क्योंकि पूरे गांव में वही उनसे चिढ़ता था। वे दोनों गांव से निकलने के बाद चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। भैया अब हम कहाँ जाएंगे? शामू तू चिंता मत कर, हम कहीं भी रह लेंगे, मगर उस गांव में वापस लौटकर नहीं जाएंगे। ऊपर वाला सब देखता है, तू देखना, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वहां पर खुला मैदान, खाने के लिए फल और बहुत सारे बांस के पेड़ भी थे। ये जंगल तो बहुत अच्छा है, पीने के लिए पानी और खाने के लिए ढेर सारे फल के पेड़ भी हैं। हमें यहीं पर घर बना लेना चाहिए। रामू ऐसा ही करता है। बांस की लकड़ियों से अपने भाई के साथ घर तैयार करने लगता है। कुछ घंटों के प्रयास के बाद वह अपना घर बना लेते हैं। रामू और शामू उस बांस के घर में रहने लगते हैं। वहां का वातावरण शामू को बहुत अच्छा लगने लगता है। भैया आप सही कहते थे, भगवान हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। ये बांस का घर भले ही थोड़ा छोटा है, मगर ये जगह उस गांव से कई गुना अच्छी है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रामू और शामू उस माहौल में ढल चुके थे, मगर एक दिन शामू पेड़ के नीचे बैठा फल खा रहा था और रामू रात के लिए लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था कि तभी अचानक से एक बिच्छू ने शामू के पैर पे काट लिया। भैया बचाओ! शामू की आवाज सुनकर रामू उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। रामू उसके पास से बिच्छू जाता हुआ देख लेता है। यह देखते ही वह समझ जाता है कि बिच्छू ने इसे काट लिया होगा। शामू का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। यह देखकर रामू बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, मेरे भाई के साथ क्या हो गया? भगवान, मेरे भाई की रक्षा कीजिए। इसके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। तभी पास ही में से एक बूढ़े बाबा गुजर रहे थे। बूढ़े बाबा रामू की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? और इस बालक को क्या हुआ? बाबा जी मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई को एक बिच्छू ने काट लिया और बिच्छू का जहर मेरे भाई के शरीर में फैलता जा रहा है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं एक वैद्य हूं। मैं तेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतना कहते ही बूढ़े बाबा अपने थैले में से एक जड़ी बूटी निकालते हैं और शामू के पैर पर लगा देते हैं। जड़ी बूटी लगाते ही कुछ देर बाद शामू को होश आ जाता है। यह देखकर उसका भाई रामू बहुत खुश हो जाता है। वे बूढ़े बाबा को अपने घर बुलाते हैं और उनको भोजन करवाते हैं। वाह बेटा, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, खाकर बहुत आनंद आया। बाबा जी, आप वो जड़ी बूटी कैसे बनाते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर आगे कभी किसी जंगली जानवर ने हमें काट लिया तो उससे हम ठीक हो सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि इस जड़ी बूटी से जानवरों का जहर ही नहीं, बल्कि कोई भी रोग तुरंत ठीक हो जाता है। बूढ़े बाबा रामू को बता देते हैं कि वह जड़ी बूटी कैसे बनती है। रामू भी अब जड़ी बूटी बनाना सीख गया था। उसके बाद वह बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। बस फिर रामू उस जड़ी बूटी की मदद से लोगों की भी मदद करने लगा। किसी को कुछ भी समस्या होती तो वह रामू के पास आ जाते। धीरे धीरे आसपास के गांव में यह बात फैल जाती है कि जंगल में एक बांस के घर में एक लड़का लोगों का रोग तुरंत ठीक कर देता है। जिस सेठ के घर में रामू और शामू काम करते थे, उस सेठ के बेटे मोहन को एक सांप काट लेता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। उस गांव में भी यह बात फैल चुकी थी कि कोई लड़का है जंगल में जो रोग तुरंत ठीक कर देता है। इसीलिए सेठ अपने बेटे को घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर
लोगों से पता करते करते जंगल में उन्हीं के बांस के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे कोई है, अरे कोई है भाई, मेरी मदद करो। तभी रामू और शामू अपने घर से बाहर आते हैं। जब वह सेठ रामू और शामू को बांस के घर में देखता है तो वह बहुत चौंक जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि रामू ही लोगों की मदद करता है और लोगों को ठीक करता है। तो वे उन दोनों के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। मेरे बेटे को बचा लो, उसकी जान खतरे में है। नहीं भैया, आप ऐसा मत करना। आपको पता है ना कि वो मोहन कितना चालाक था। उसने आपकी और मेरी कितनी बेइज्जती की है। उसी की वजह से हम गांव से बाहर निकाल दिए गए थे। अब आप उसी की मदद करोगे? हाँ शामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर हमें कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। रामू दिल का बहुत साफ था। इतना सब होने के बाद भी वह मोहन की मदद करता है। वह अपनी जड़ी बूटी मोहन के शरीर पर लगा देता है और मोहन कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब मोहन को पता चला कि उन्हीं की वजह से उसकी जान बची है तो वह उसके सामने माफी मांगने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सेठ रामू और शामू को वापस अपने साथ गांव लौटने को कहते हैं, मगर वह दोनों वापस जाने से मना कर देते हैं। अब वे दोनों अपना बाकी का जीवन उसी बांस के घर में गुजारते हैं और लोगों की मदद करते हैं।